अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों और हमारे प्रस्तारों, और हम भी आपके प्रस्तार हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी का एक नया प्रोग्राम, नई बातें, नई अपडेट्स और नई खबरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और दोस्तों, आज हमने बातचीत की है पाकिस्तान के साबिक लेफ्ट आर्म स्पिनर, बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर थे इकबाल कासिम, चीफ सेलेक्टर भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बड़ी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने बड़ी आज नॉलेजेबल बातें की, दोहराए जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम कैसे खेलेगी, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का प्रोसेस जो है नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के आने के बाद क्या है। उनका ख्याल है कि चेंजिंग चॉपिंग जो है ना, वो तो बड़ी ख़राब चीज़ है, प्लेयरों को कंसिस्टेंटली चांस देना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी नॉलेज आपको फराहम कर रहा है। तो इसको ज़रूर पूरा आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तान की टीम जो है वो जनूबी अफ्रीका के दौरे पर रवाना होगी बाबर आजम की क़यादत में, जहां वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3 वनडे इंटरनेशनल और 4 T20 मैचों की सीरीज़ खेलेगी। उसके बाद यही टीम जो है वो जिम्बाब्वे जाएगी। तैयारियां शुरू होने वाली हैं। पाकिस्तान की टीम का कैंप लाहौर में लगना है, लेकिन क्योंकि कोविड-19 का ज़माना है, देखते ही कैंप लग नहीं पाते आएगा। लेकिन क्योंकि ये कैंप ओपन में लगना है, बाय सिक्योर बबल होगा वहाँ पर खिलाड़ियों का। आपकी जो टीम के चीफ कोच हैं वो जनाब मिसबाउल हक हैं। बड़ी तैयारी जारी होने वाली है। बड़ी सख्त सीरीज़ होगी पाकिस्तान की। हालांकि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में भी शिकस्त दी। 3 जो मैचेस हुए इसमें 2-1 से कामयाबी हासिल की, लेकिन वहाँ पर जनूबी अफ्रीका की टीम अपनी कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त टीम होती है, बड़ा टफ फाइट होती है, विकटें बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होता है, अपना उनका होम ग्राउंड होगा। अगर वहाँ पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है तो वो बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। लोग कहते हैं कि जनाब इंडिया और ये जो एशियन टीमें होती हैं घर की शेर होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है जनूबी अफ्रीका के दौरे में। और उधर आपको पता ही है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया के टूर पे, और इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। पहला मैच बुरी तरह हारा था उन्होंने T20 अहमदाबाद के ग्राउंड में, जो कि बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेडियम है, 1,10,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश। लेकिन दूसरे मैच में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया और उन्होंने एक सबक आमोज शिकस्त दी इंग्लैंड की टीम को, जिसमें एक नया प्लेयर आया, डेब्यूटेंट था, पहला ही मैच खेल रहा था। नाम है उसका ईशान किशन। उसने इतनी शानदार निफ सेंचुरी बनाई, पहले ही गेंद पर चौका लगाया और बगैर किसी फियरलेस, बेखौफ होके इंतहाई शानदार बैटिंग की। कप्तान के साथ, विराट कोहली के साथ बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप कायम की। विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेले और एक ऐसी जीत हासिल की, इंडिया ने वाकई दाद देनी होगी इंडिया की टीम को, जिस तरह के वो पहला मैच हारे थे। और दूसरी तरफ वहाँ वेस्ट इंडीज़ थोड़ी देर के लिए चलते हैं, जहाँ कैरन पोलार्ड की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जनाब श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त दी ओडीआई सीरीज़ में। अब देखना यह है कि टेस्ट सीरीज़ में वो कैसा मुजाहरा करते हैं। ये तीनों जो ओडीआई मैचेस खेले गए थे, ये एंटीगा में खेले गए थे। ये 2 स्टेडियम में, कॉलेज स्टेडियम है, एक विभिन्न स्टेट स्टेडियम है। अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा इसी ग्राउंड में, और दोनों टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। उधर जो जिम्बाब्वे की टीम है वो अबू धाबी में खेल रही है। किसका मैच हो रहा है उसका? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान जो है होस्ट है। टेस्ट सीरीज़ में जनाब पहला टेस्ट मैच जो है जिम्बाब्वे ने जीता, और उसके बाद दूसरे टेस्ट में जनाब बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। अफगानिस्तान की टीम ने 11 विकटें हासिल की। यार राशिद खान ने, रहमतुल्लाह ने, जनाब शाहिदी ने डबल सेंचुरी बनाई, 11 विकटें। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है राशिद खान की और रहमतुल्लाह शाहिदी की। वाकई मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जिसकी बदौलत ये सीरीज़ 1-1 से बराबर रही दोनों टीमों के दरमियान। अब 4 दिन में अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 3 20-20 मैचेस खेले हैं। देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम भी अब कमबैक करेगी, कैसा खेलेगी हमें पता नहीं। ये तो थी जनाब जो दुनिया में छोटी मोटी क्रिकेट हो रही है, बड़ी क्रिकेट हो रही है, उसकी बातें हमने आपको बताई। और आज हमने बातचीत की जनाब पाकिस्तान के साबिक लेफ्ट आर्म स्पिनर, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी, ये पीसीबी क्रिकेट कमेटी के साबिक चेयरमैन इकबाल कासिम से। उनसे बातें की दौरा जनूबी अफ्रीका के बारे में, और जो सिलेक्शन हो रही है और पाकिस्तान के जो चांसेस हैं जनूबी अफ्रीका के दौरे में, तो वो हम आपको सुनाते हैं। इकबाल कासिम से बातचीत। और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक लेफ्ट आर्म स्पिनर, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर और बेंगलोर के हीरो, कराची के हीरो, मेलबोर्न के हीरो, एडलेड के हीरो। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं इकबाल कासिम साहब से। इकबाल भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी सीरीज़ खेली साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, उसके डन के अब भी बज रहे हैं। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी 2-0 से जीती, 2-1 से हमने T20 सीरीज़ जीती। अब हम जा रहे हैं उनके मैदानों में। टीम का ऐलान हो चुका है, कप्तान वही बाबर आजम है तीनों फॉर्मेट के, लेकिन हम जनूबी अफ्रीका में खेलेंगे 4 T20 और 3 वनडे टेस्ट। उसके बाद हमारा टूर है जिम्बाब्वे का, जहाँ पर हमने 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो इसमें जो टीम अनाउंस हुई है, मोहम्मद वसीम ने टीम अनाउंस की है। कुछ लड़कों को जो कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। लोग कहते हैं, जैसे कामरान ग़ुलाम का लोग कहते हैं कि वो आया था डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, उसको रखा, लेकिन आगा सलमान को रखा है। अब इसमें 2 नए फास्ट बॉलर आए हैं, अरशद इकबाल और इसके अलावा मोहम्मद वसीम। ये जूनियर लड़के हैं। तो ये हमारे जो माजी के लड़के हैं वो कहाँ गए? नसीम शाह कहाँ गए? मूसा खान कहाँ गए? असद शफ़ी कहाँ गए? शान मसूद। ये हमारी जो सिलेक्टर की इनकन्सिस्टेंसी है सिलेक्शन की, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो टीम अनाउंस हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मेरे ख्याल से देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है कि नए लड़कों को खिलाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं, खिलाना चाहिए। और फर्स्ट क्लास जो हमारा क्रिकेट से डोमेस्टिक सीज़न होता है उसमें जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनको आप आगे लेके आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि एकदम एक बेतहाशा तब्दीली करना और फिर तब्दीली दर तब्दीली करना, ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। मसलन मिसाल तौर पे वो लड़के जो पहले सीरीज़ में सेलेक्ट हुए, मगर अब जो कई लड़के उसमें से जो हैं वो गायब हो गए। उससे पहले जो खेल रहे थे, जिसमें जैसा कि आपने शान मसूद का हवाला दिया, हारिस सोहेल का हवाला दिया, और भी बहुत सारे असद शफीक है। अब इतना पैसा पाकिस्तान का उनके ऊपर लगा हुआ और आगे और एक्सपीरियंस उनके पास है। शुएब मलिक का पता नहीं चल रहा किधर चला गया। तो हमारा कोई डायरेक्शन मुतय्यन नहीं हो रहा। हम ये तो मुतय्यन कर लिया हमने कि डोमेस्टिक से क्रिकेटर लेके ऊपर हम खिला दें, मगर आगे हम करना क्या चाहते हैं, हम किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ हमने प्लानिंग की हुई है, क्या हमने करना है, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो सब मेरी तरह इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या सिलेक्शन कमेटी के जहन में है, या हमारे जो कोचेज़ हैं, या हमारे जो कैप्टन हैं, या हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ये मैटर करते हैं, फैसला साज लोग, उनके दिमागों में क्या जहन में है, ये मैं कुछ है दिमागों में उनके, कुछ जहन में है? आपको लगता है जो आपने कहा तो इससे तो लगता है कि उनको पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है। ख्याल है कि ये जो है, ये अपना पॉइंट सिर्फ एक बात पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वाले जो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको मैं परफॉर्मेंस के लिए करने वाले को मैं प्रेफरेंस दूंगा। वो देना चाहिए और दे रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको खिला नहीं रहे हैं, बाहर निकाल देते हैं, फिर नए को दे देते चांस। जैसे मैं यासिर शाह की बात कर रहा था कि यासिर शाह को उन्होंने ड्रॉप किया इंजरी लिस्ट के ऊपर, और अब जो एक्सपीरियंस प्लेयर जो था उसको रिप्लेस करना चाहिए था उसको। और हमारे पास एक्सपीरियंस है ही नहीं कोई। हमारे पास जाहिद महमूद था। देखिए, शादाब खान जो थे वो राइट आर्म लेग स्पिनर भी हैं, और उसके बाद वो कादिर के लड़के हैं, उस्मान कादिर, वो रिसेंटली मैं इंटरप्ट करूं, उसमें तो यह है कि बड़ा बाबर आजम का बड़ा करीबी दोस्त है सलमान कादर। वो कहते हैं उसकी तो वनडे में जगह ही नहीं बनती, जाहिद महमूद को रखना चाहिए था, जो कि दाऊद का प्लेयर है। देखिए, ये गलत बात कर रहे हैं। ये अभी रिसेंटली उसने उस्मान कादिर को मैंने देखा, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, वो लाइन एंड डायरेक्शन उसकी थी, पहले मैं भी उसका, लेकिन वनडे के कहते हैं लोग नहीं है काबिल। नहीं, शॉर्टर फॉर्मेट का है। किसका है? शॉर्टर फॉर्मेट 2020 का है। 2020 उसको वनडे में भी सिलेक्ट किया है। मेरा से देखिए, जो भी बॉलर देखिए, जो बॉलर और बैट्समैन T20 में गेंद अच्छी कर सकता है वो हर फॉर्मेट में कर सकता है। जो टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग कर सकता है वो हर फॉर्मेट। वो अलग बात है कि उसका टेम्पो ऊपर नीचे होता है, कि वो पेशेंस उसमें है नहीं है, वो बात की बात है। और उसकी बुनियाद पर चीफ सेलेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि इसको मुझे वनडे खिलाना है या नहीं खिलाना है। बाकी क्रिकेट तो वो खेल ही रहा है ना, क्रिकेट में तो गेम में तो कोई इतना इशू नहीं है, टेम्परामेंट की बात होती है। T20 का टेम्परामेंट अलग होता है, वनडे का अलग होता है, टेस्ट मैच का अलग होता है। मगर क्रिकेट की जो चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह वही हैं, सेम है, जो होनी चाहिए। तो इस लिहाज से उस्मान कादिर जो थे वो अभी रिसेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और वो उनको तजुर्बा भी हो गया है, पाकिस्तान की टीम के साथ 2-4 टूर कर चुके हैं। उनको
तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि यासिर की जगह पर जो उस जाहिद महमूद है तो वो T20 में 3 आउट कर दिए थे। अब आप उसको वही कंटिन्यू करते, एक आध सीरीज़ को खिलाते, उसके बाद आप उसको वनडे में लाते, आहिस्ता आहिस्ता उसको तैयार करते और फिर उस काबिल करते कि वो टेस्ट मैच में जाए। अब आप उसको डायरेक्ट खिला दें, अब ये लकी होगा कि अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। लेकिन कहते हैं कि वो काफ़ी तजर्बाकार है डोमेस्टिक सर्किट पे, वो 5-6 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो सीनियर प्लेयर है उस्मान कादर से। एहसान भाई, बात यह है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप 5 साल खेले हो, 3 साल खेले हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। मगर टेस्ट क्रिकेट जब आप खेलने जाते हैं तो वो दुनिया ही और है ना यार, वो एक माहौल ही और होता है, वो एक सिस्टम ही और होता है। उसको आपका ख्याल है कि वो जिम्बाब्वे की टीम अगर समझी जाती है, वो थोड़ी हल्की समझी जाती है, नीचे है, इसीलिए उन्होंने खेल ले लिया। मगर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए। हम रिबिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, तो यासिर शाह की पैरेलल वाला बॉलर है, हमको तलाश कर लेना चाहिए था अब तक। नहीं, कोई भी नहीं है, जाहिद महमूद है, उसके बाद यहाँ सलमान कादर है ही नहीं हमारे पास क्वालिटी। तो फिर रेगुलर खिलाए ना, फिर उसको बनाएं, फिर उसको रेगुलर खिलाएं, उसको ड्रॉप नहीं करें। अब ये ना करें कि वो जैसे वो गौहर को किया, अपने एक टेस्ट मैच खिलाया बाहर निकाल दिया, फिर इसको भी यही करेंगे। नहीं, यासिर शाह का तो चलो ठीक कहते हैं, हम मान लेते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसकी इंजरी का मसला है, लेकिन वो भी तो डाउन द हिल जा रहा था ना। अभी सिर्फ उसने एक सीरीज में अच्छा किया था, वरना न्यूजीलैंड के ट्रिप पे तो उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया था एक मैच में इसको। देखिए, जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं वो एक अपना मेटल तो प्रूव कर चुके होते हैं, उनको ये तो प्रूव नहीं करना है कि वो अच्छे क्रिकेटर हैं या नहीं हैं, वो तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनसे हमारी तवक्कुआत होती है कि वो पाकिस्तान टीम को जिताएं। जहां स्पिनर्स का मौका मिले वहां यासिर शाह को विकेट लेने चाहिए और वो आउट करना चाहिए। तो वो इसमें किसी हद तक कामयाब ही रहा है, हमेशा अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता रहा है। हाँ, अब क्योंकि काफ़ी अरसे से खेल रहा है तो आप यू नीड समबडी, फ्रेश लेग चाहिए आपको, तो आप किसी को तैयार करें, उसके पीछे लगाएं, फिर ये नहीं करें उसको ड्रॉप कर दें। अब अगर आपने महमूद का आपने डिसाइड कर लिया आपने कि यार ये मटेरियल है टेस्ट मैच का, इसको मुझे खिलाना है, अब आप उसको रखें फिर साथ उसके और उसको कंटिन्यू करें। मेरा सिर्फ ये मैं महमूद से या उस्मान से या शादाब से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से चांस दो और उनको खिलाओ, और फिर एक के साथ जब तक कि आप मुतमईन नहीं होते कि यार ये डिलीवर नहीं कर सकेगा, उसके पीछे एक प्लेयर होना चाहिए ताकि उसके ऊपर प्रेशर रहे। फिर आप उसको चेंज करें ना। यंगस्टर्स को आप चांस देते हैं और एक मैच करके फिर आप उसको फारिग कर देते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, ये आपका इसमें नुकता नज़र ये है कि चेंजिंग और चॉपिंग नहीं होनी चाहिए जब तक कि आप उसको मुकम्मल टेस्ट एंड ट्राइड नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे इससे पहले पाकिस्तान टीम के जो चीफ कोच थे मिसबाहुल हक, वही चीफ सेलेक्टर थे। अब ये मोहम्मद वसीम आए हैं, तो उन्होंने आते ही लोगों को दिल जीतने की कोशिश की। जाहिर बात है, मीडिया तो ये चाहता है कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं उनको टीम में लिया जाए। वो कहते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट होता क्यों है, जब आप उनको लेते नहीं हैं, परफॉर्म करते रहते हैं ओवर द ईयर्स। तो उसमें लड़कों को लिया, नुमान अली भी आए, साजिद खान आए, उसके बाद जाहिद महमूद आए, तो इनको लिया। 3 फॉर्मेट है ना, देखिए बहुत आसान होता है। देखिए T20, वनडे, टेस्ट मैच, 3 फॉर्मेट की 3 अलग टीमें हैं। आपको डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका मिल जाता है, T20 से आप कर सकते हैं चेंजेस, उसमें आप चेंजेस कर भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना बड़ा। मगर जैसे जैसे आप क्लास ऊपर जाते हैं, वो तो क्लास आपकी टेस्ट क्रिकेट की जो क्लास है वो एक डिफरेंट क्लास है ना, तो उसमें वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो आपको एक सीनियर चाहिए ना। अब वहाँ पर भी अगर आप चॉपिंग करेंगे तो फिर कहाँ तैयार करेंगे, या वहाँ से तैयार करेंगे प्लेयर और फिर T20 में लेके जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये है कि किसी भी फॉर्मेट में किसी लड़के को अगर खिलाना है और अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो उसको वो कंटिन्यू करें टिल सच टाइम कि वो बहुत बुरा परफॉर्मेंस करे, फिर आप उसको निकालें, फिर दूसरे को लें। इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट की पजीराई भी होगी कि हाँ जी जो परफॉर्म करते हैं, अगर आपने हर एक से लेके 40 लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो अब 40 को तो नहीं खिलाएंगे आप। जो उसमें आपकी आई होनी चाहिए कौन सा अच्छा है, उसमें कौन अच्छा है, ठीक है। अब मिसाल तौर पे इस वक्त हम वी आर डेस्परेट टू फाइंड राइट आर्म लेग स्पिनर, राइट, ठीक है, फाइन। अब आपने डोमेस्टिक में जो 2 अच्छे लड़के हैं उनको आपने मुख्तलिफ टीमों के साथ अटैच कर दिया, साथ साथ घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कभी मौका मिला खिला भी रहे हैं। इस तरह से उनकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग इस तरह होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लेके उसको फिर उसको ड्रॉप कर दें, फिर तीसरे को ले लें, फिर चौथे को ले लें, ये नहीं करें। ऐसे ही फास्ट बॉलर के लिए अगर कोई आइडेंटिफाई हो जाता है अच्छा फास्ट बॉलर है तो वो, क्योंकि ये अकेडमी जो है हमारी किस लिए है, ये अकेडमी का फंक्शन यही है कि आप आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उनके हवाले करें कि वो फिर लिटिग्रिटी करके उसको तैयार करें उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस स्टैंडर्ड पे T20 या वनडे या टेस्ट मैच होना है, जिससे हमारा दुनिया से मुकाबला है।
तो वो स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? वो बनाएंगे, उनका काम है वहाँ पर कि इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, चीफ सिलेक्शन कमेटी है। यही मेरा मकसद करने का है कि ये सब मिलके कोऑर्डिनेट करें, अच्छा एक प्लान बनाएं। हमें देखिए अब क्रिकेट तो इनके हाथों में है, इन्होंने अच्छा, ये मैं आपको माफ कीजिएगा, क्या सही हाथों में है क्रिकेट पाकिस्तान की इस वक्त? आप सच्ची से बात कीजिएगा, नहीं सच्ची बात कीजिएगा। लोग कहते हैं कि डिक्लाइन हो गई क्रिकेट में, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों क्रिकेट एक महदूद हो गई, 150 प्लेयरों तक। मैं खेलने की बात कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा या नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन तो वही चलाते हैं ना। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम जो खेल रही है कंपटीशन के लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा, अगर हमारे प्लेयर अच्छे आ जाएंगे, अच्छी ग्रूमिंग हो जाएगी, तो फिर हमारी वैल्यू होगी ना दुनिया में। देखिए, तो चीज़ कब बिकती है? जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके तो अब आपको हम ढूंढ रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में जो लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो ऐसे प्लेयर ढूंढ रहे हैं जिसमें जैसे वकार यूनुस था, इंजमाम था, इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर है, ये राशिद लतीफ़ हैं, मोइन खान है। अब ऐसे प्लेयरों को बनने में तो टाइम लगता है। वो तो कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के प्लेयर अब आ ही नहीं सकते कई साल तक। क्यों नहीं आ सकते? आ सकते अगर आप उनके साथ थोड़ा सा वक्त दें, उनको थोड़ा खेलने दें, कंसिस्टेंसी दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। चलो बहुत ज़्यादा नहीं दें, चलो उनको अगर 5 साल लगे तो इनको 2 साल तो दें यार कम से कम एक बंदे को। अब हारिस सोहेल जो है वो आपने मेहनत करके आपने उसको तैयार किया, तो वो गायब हो गया है, उसको फिर। लेकिन कहते ये हैं कि जनाब, आपके ज़माने में तो बड़े सुपरस्टार होते थे, अब तो पूरी टीम में एक ही लड़का है आपका जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बड़ा प्लेयर है, वो बाबर आजम, जिसको तीनों फॉर्मेट का। अच्छा, आप क्या ख्याल है कि उसको तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया, ये सही है डिसीजन? तो मेरे ख्याल है जो बेस्ट है इस वक्त वही है। नहीं बेस्ट नहीं, आप अपना देखें एज एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, एज एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल है वो एक इंस्पिरेशन है, उसको होना चाहिए तीनों फॉर्मेट में। लोग उससे इंस्पायर्ड होते हैं, लोग उसको देखकर खेलते हैं, उसको रखना चाहिए। लेकिन कहते हैं उसके तो पपिट है, वो पीछे तो उसकी भागें हिलाई जाती हैं, कप्तानी उसको आती नहीं है। उसको भी कितने दिन, जो 8 दिन हुए यार। आप एहसान साहब, मतलब किसी को प्रॉपर चांस तो दीजिए, टाइम तो दीजिए। अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप कहेंगे चॉपिंग करो, बस बाबर को भी हटा दो, सरफराज को भी हटा दो, फिर तो यही हुआ है ना, सरफराज को भी हटा दिया गया। ऐसे थोड़ी चलता है। एक मैच की परफॉर्मेंस पे सरफराज को T20 से हटा के कप्तानी से चैंपियंस ट्रॉफी का था वो, उसको हटा दिया गया था ना। वो तो एक एक्सपीरियंस हो गया था, तो सीख गया था। देखिए, ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो भी जिन्होंने हटाया था वो भी समझते होंगे कि ये बात सही नहीं थी। हाँ, आपने ये बात कही, आप क्या समझते हैं उसको? वो गलत था, होना चाहिए उसको एक फॉर्मेट से हटा देते, उसको T20 में रहने देते, जहाँ वो अच्छा कर रहा था उसको कंटिन्यू करने देते, और जहाँ कहीं लैकनेस आ रही थी वहाँ दूसरे को बना देते। तो इससे क्या होता है कि आपने ये इजहार किया ना कि गलती की थी उन्होंने, वहीं से पाकिस्तानी क्रिकेट का डिक्लाइन हुआ। नहीं, वो अब चलो हो गया ना, लेकिन अब उसको संभालना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आपका अच्छा है कि संभालना चाहिए। संभालना चाहिए। उसको संभालने के लिए बाबर जो है वो, उसके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी होगी। नहीं, अभी ये एक देखिए, इससे माफ कीजिएगा, मैं आपको क्रॉस करूंगा यहाँ। बाबर आजम जो है तीनों फॉर्मेट का कप्तान, आप समझते हैं कि सरफराज की टीम में कम होनी चाहिए, उसको कोई फॉर्मेट के में कप्तान बनाना चाहिए? उसका एक्सपीरियंस है। सरफराज को था कॉन्फिडेंस, आपने उसको गिरा के खराब कर दिया। अभी तो डोमेस्टिक में वो अच्छा खेला है, PSL PSL में, तो अब उसको पहले तो अपनी जगह बनानी है ना यार भाई। ठीक है, कप्तानी तो दूर की बात है। ये भी बात हो रही है कि 3-3 विकेट कीपर खेले इंडिया की टीम में, तो उसमें वो क्यों नहीं खेल सकता? वो तो पाकिस्तान के साथ है, कामरान को भी खिलाया और दूसरे विकेट पर भी खेले। नहीं, एक ही टीम में 3 प्लेयर, 3 विकेट कीपर अभी इंडिया ने खिलाया है T20 में। अगर अच्छे हों तो 3 भी खेल सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? वो तो ऑल डिपेंड कि प्लेयर की क्वालिटी क्या है यार। अगर क्वालिटी वाले प्लेयर हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी। पहले आपको याद होगा कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलें, 3 स्पिनर खेलते थे, तो क्या मतलब है? ये तो रिक्वायरमेंट नहीं, प्लेयर की क्वालिटी पे है कि हम देखिए, टीमें बनाई इसलिए जाती है कि टीमें जीते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जीत से ही पाकिस्तान की, बिल्कुल वही मेन गोल ही है, हार जीत है तो मसला होता है। अगर जीत के लिए मुझे 2 फास्ट बॉलर की जगह 4 खिलाने तो भी खिलाने चाहिए, अगर 2 स्पिनर की जगह 3 स्पिनर खिलाने चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है कि 7 बैट्समैन जाने चाहिए तो जाने चाहिए। वो मेरा ख्याल है यही कप्तानी है और यही डिसीजन मेकिंग है, और यही जो अच्छा कप्तान होता है वो यही चीज़ें सब नोट कर रहा होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे अपनी टीम को कैसे खिलाना है, कम्बिनेशन कैसा बनाना है। और यही ऊपर आपके जो चीफ सेलेक्टर्स होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि यार हमारे पास मटेरियल क्या है,
अब हमारे पास अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 4 है तो 2 इंजर्ड हो गए तो हम कहाँ से लाएंगे? तो उसकी प्रोडक्शन लाइन पीछे चलनी चाहिए। उसके लिए ये जो भी हमने आइडेंटिफाई किए उसको नेशनल एकेडमी के अंदर उनको होना चाहिए और वहाँ से उनकी ग्रूमिंग हो ताकि वो अजनबी ना लगे उनको। जैसे ही उनको बुलाएं वो उनको पता हो कि हमारा एक्सपीरियंस है। हमारा रोल क्या है, बस वो रोल अदा करेंगे, वो फिर शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है इसमें, लेकिन लंबा सवाल होगा। हमने जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो घर की शेर है। साउथ अफ्रीका आया, अच्छी टीम थी उनकी, लेकिन वो नफसियाती तौर पर स्पिन से दबाव में थे और ये उनका अंजाम हुआ कि स्पिनर के सामने वो खेल ही नहीं सके, चाहे वो नुमान अली हो, चाहे वो सलमान कादर हों, उस्मान कादर हों, चाहे वो जो भी पाकिस्तान का बॉलर हो, वो बैठ नहीं सके। और सबसे अच्छा जो कमबैक था उसमें हसन अली का, उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। फिर यासिर शाह ने भी एक अच्छी मैच। लेकिन आप ये समझते हैं कि अब हम जनूबी अफ्रीका जा रहे हैं तो हमारा मुकाबला उनसे अब उनके ग्राउंडों पे है, तो आप ये समझते हैं उनका कप्तान भी तब्दील हो गया है। किंटन डी कॉक की जगह बवुमा थेम्बो जो है वो T20 और वनडे का कप्तान होगा और टेस्ट का कप्तान जो है उनका बवुमा थेम्बो जो है टेस्ट का कप्तान बना दिया गया है और दूसरा फॉर्मेट में किंटन डी कॉक को उन्होंने कप्तानी से हटाया गया। तो आप समझते हैं कि अब जो सीरीज़ आ रही है T20 उसमें हम वही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं जो हमने यहाँ पाकिस्तान में की थी? देखिए एहसान भाई, पहले तो एक बात समझ लीजिए आप कि हर बोर्ड अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अपने मसाइल के मुताबिक अपनी टीमों की तैयारी करता है, एडिशन करता है, डिडक्शन करता है। वो उनका अपना एक होता है, जैसे हमारा अपना ध्यान होता है कि हमने क्या करना है। ठीक है, आपने बात की हसन अली की, ये एक मिसाल है मेरे ख्याल लड़कों को जो टीम से ड्रॉप होते हैं और जो लड़के खेलना चाहते हैं उनको हसन अली से बेशक आउटस्टैंडिंग कमबैक। उसने हालांकि वो कोई बहुत बड़ा तेज़ बॉलर नहीं है, 160 150 वाला बॉलर नहीं है, मगर उसका जज्बा और उसकी विलिंगनेस जो है वो आपको नज़र आती है। उसकी तमाम आप देख लीजिए फुटेज के अंदर, उसमें उसका जो मोटिवेशनल लेवल था कि मुझे कुछ करना है वो नज़र आता है। और उसने ये शो किया कि अगर आदमी की स्पीड कम भी हो, अगर उसके अंदर जज्बा है तो वो अपनी और मेहनत करता हो तो लगन हो तो वो परफॉर्मेंस करके वापस आ सकता है, कमबैक कर सकता है। अब ये एक एग्जांपल है और इसको सामने रखना चाहिए हर प्लेयर को जो ड्रॉप हुआ है। मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप हार्डवर्क करें, आप अपना 100% दें और फिर इंशाल्लाह देखें, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपको इसका फल भी मिलेगा और आप पाकिस्तान टीम में वापस भी आएंगे जो लोग रह गए हैं। और इसी तरीके से चीफ सेलेक्टर्स और दूसरे लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो ओपन आइज़ से देखें। और अगर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तजुर्बेकार खिलाड़ी का होना लाजमी है, शुएब मलिक को हमने अभी या तो आप डिसाइड कर लें कि आपने नहीं इस्तेमाल, अब तो लगता है निकाल दिया उनको परमानेंट। नहीं, अगर डिसाइड करें तो ओपन कर दें कि जी अब हमारे गेम प्लान में नहीं है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन फ़ोन भी तो आ जाता है ना। अब ये देखिए, ये इररिलेवेंट बातें नहीं करें, आप बात करें जो मैच की बात है। मैच की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि जी अगर वो उसकी ज़रूरत है तो डिसाइड कर लें और अगर ज़रूरत नहीं है तो ना डिसाइड। अच्छा, साउथ अफ्रीका के टूर पे अब आए, यहाँ तो हमने उनका मतलब भट्टा बिठा दिया था, दोनों टेस्ट मैच भी जीते, 2 20 भी जीते, एक ही मैच हारे थे। वहाँ हम जा रहे हैं। देखिए वहाँ की तैयारी करनी, वहाँ की पिचेस डिफरेंट है, वहाँ बाउंसी पिचेस होंगी, वहाँ आपको लो पेस पे बॉल नहीं मिलेगा, तो आपको उसकी तैयारी करके जाना चाहिए। अगर आपने तैयारी नहीं की है, और ये तैयारी तजुर्बे से आती है, आप अपनी पूरी टीमों का हिसाब किताब कर लें तो किसी के 1 वनडे है तो किसी के 2 वनडे हैं तो किसी के 2 T20 हैं तो किसी के कुछ है तो किसी के कुछ। लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आता बहुत ज़्यादा है। एक हफीज़ आपको मिलेगा, एक रिजवान मिलेगा, एक सरफराज मिलेगा और बाबर आजम भी अब तजर्बाकार हो गया। बाबर आजम तो खैर है ही कप्तान। तो ये 4 5 6 लड़के हैं जिनके ऊपर आपकी पूरी गेम चलेगी। अब वो कितना सपोर्ट कर सकते हैं टीमों को और कितनी फॉर्म अपनी मेंटेन कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। बाकी जो साथ जा रहे हैं जिनके अभी कैरियर शुरू हुए हैं, तो उनसे तो मैं कोई बहुत ज़्यादा तवक्को तो नहीं करता हूँ। बस अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस उनमें से कोई दे देगा तो वो हीरो बन जाएगा और जो सर्वाइव करके निकल आएगा वो आगे कंटिन्यू करेगा। शाहीन शाह अफरीदी बड़ा इस वक्त हमारा एक मेन है, लेकिन थोड़ा सा वो भी कंसिस्टेंसी बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती उसके अंदर। बाज़ औक़ात बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, बाज़ औक़ात ऑफ कलर होता है। तो उसका फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? है तो लंबा फ्यूचर उसका। देखिए जिस प्लेयर को ये समझ है कि मुझे करना क्या है वो कंटिन्यू करेगा, आप देख लीजिएगा।
उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये अपोजिशन को कैसे गेन करनी है, कहाँ से गेन करनी है, किस तरह से शॉट करना है, आगे करनी है, स्विंग करना है, पीछे से स्विंग करना है, क्या करना है, वो उसको सब पता है। जैसे हसन अली की मैं बात कर रहा हूँ, डेडिकेशन तो अपनी जगह है, लेकिन उसको दिमाग है उसका कि मुझे क्या करना है। यही नए बच्चों में लैक करता है। अगर ये बच्चे जिस तरह की समझ में आ जाएगी उनको कि हमको करना क्या है, कैसे हमने क्रिकेटर जावेद मियांदाद की जब शुरू आया था, अगर आपको याद हो, तो वो क्या था, उसको ये पता था छोटी उम्र से कि मुझे करना क्या है। कैसे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, नहीं इसमें एक ये शहनशाह के ऊपर आप समझते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी से खेल रहा है, तो आपके समझते हैं कि उसको कभी कभी रेस्ट भी देनी चाहिए? उसका 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 गोल तो सिर्फ एक ही है, उसने दुनिया में अपना नाम पैदा करना है। जो मेरे हिसाब से है, वो हार्डवर्क करे जा रहा है, मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे जा रहा है, और अपनी जो अपनी मौजूदगी का इजहार करता है कि वो मैं यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है ना। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है और वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही जज्बे वाले लोग जो है ना, वो फिर आगे तरक्की करते हैं। हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा सकते हैं आपके ख्याल में? नहीं, हरा क्यों नहीं सकते हैं। एक अच्छी सोच के साथ जाएं, अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, और तमाम छोटे मोटे लिटी गिरिटी को छोड़ें पीछे, और सब एक साथ मिल के चाहे तो बड़ी से बड़ी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। यही टीम इंडिया की टॉप टीम थी 2017-18 में, तो ये जीती थी कि नहीं जीती थी? जीती है तो कोई बात नहीं है। इकबाल कासिम साहब की पॉजिटिव बातें आपने सुनी। ये जो है ना, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को बैक करते रहे हैं, चाहे वो एज ए प्लेयर हो, चाहे एज ए चीफ सेलेक्टर हो, अब भी बैक कर रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो आने वाला टूर है, चाहे वो T20 का हो, चाहे वो वनडे का होगा, काफ़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। इन्होंने उसका इजहार भी किया, लेकिन ये कहते हैं कि तैयारी अगर सही कीजिए, निकी डिटी ग्रिटी जो डिफरेंसेस होते हैं, सही तरीके से ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर ये टीम खेले और उसका जो टीम मैनेजमेंट है वो सही रवैया अपनाए, तो पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है सदर्न अफ्रीका के टूर के लिए। तो इकबाल भाई कासिम की आपने बातें सुनी, बेंगलोर के हीरो, कराची के हीरो, एडिलेड के हीरो, तो इनसे हम मुलाकात करते रहेंगे, आपकी बातें कराते रहे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। इकबाल कासिम की आपने बातें सुनी, बड़ी नॉलेजेबल बातें करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। 999 विकेटें उन्होंने हासिल की, 246 फर्स्ट क्लास मैचों में, 171 विकेटें हासिल की, 50 टेस्ट मैचों में, बहुत तजर्बा है। एक बड़ी ज़िंदगी उन्होंने ग्राउंड में गुजारी, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर भी नेशनल बैंक और स्पोर्ट डिवीजन में वो उसके हेड रहे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट में हर तरह से उनको। तो ये बातें आपने उनकी सीधी, उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। तो हमें अब अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दी है। अल्लाह हाफिज़।